Hello guys, welcome back to DPS e-learning program. NCERT SST क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं. इसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. पालमपुर गांव की कहानी के थ्रू हम जो एक हाइपोथेटिकल गांव यहाँ पर आपको एक जैसे हम बोल सकते हैं कि सपनों में जो इमेजिनरी एक विलेज के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इकोनॉमिक्स जो है या जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है एक विलेज की. इसको लेकर के हमने 2 वीडियो जो है पहले कवर कर लिए थे. आज की वीडियो के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के थ्रू हम आगे कवर करेंगे. कल के वीडियो में हमने बात की थी कि जो पालमपुर में जो एग्रीकल्चर है, पालमपुर के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसमें हमने बात की थी कि जो लैंड वहाँ पर जो फिक्स्ड है, भूमि सबसे पहले हमने बात की थी स्थिर है. तो उसमें हमने जाना था कि पालमपुर के अंदर जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो एक मेन एक्टिविटी है, प्रमुख उत्पादन की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, लोग उसी में डिपेंड है. सारे के सारे काम करने वालों में अगर हम बात करें तो 75% थे लोग जो सर्वाइव कर रहे थे किसके ऊपर डिपेंड रह करके, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रह करके. और वहीं फार्मर थे या जो एग्रीकल्चर की जो लेबर थी, जो कृषि जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो लोग उसमें एंगेज थे, लगे हुए थे. इन लोगों का जो पूरा का पूरा जो हित था वो खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ था. ये हमने बात कर ली थी. इस तरीके से हमने इस चीज़ को जाना था. आज की वीडियो के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे. नंबर 2 जो पॉइंट है जिसके अंदर दिया गया है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है? जो सेम लैंड, जिन मान लीजिए जिसके पास इतनी भूमि है और वो स्थिर लैंड फिक्स है, वो अपने एक जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें आप सेकंड पॉइंट पे अपना आते हैं. उसमें पहली बात आपसे ये पूछता है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या उसी भूमि से जो फिक्स है उसी से हम अधिक पैदावार करने का कोई हमारे पास तरीका है क्या? सेम तरीके से और अधिक हम मोर ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसको जानेंगे. तो सबसे पहले हम देखें क्या कहता है. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land cultivated in Palampur, no land is left ideal. देखो ये हमने कल थोड़ा बहुत इसके बारे में बात भी की थी. आज इसी को हम और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. कहता है कि in the kind of crops grown and facilities available. भी जहाँ यहाँ हम बात करते हैं जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसे सुविधाएं जो अवेलेबल करवाई जाती है उन्हें देखते हुए हम बात करें तो जो पालमपुर जो विलेज है वो यूपी के, उत्तर प्रदेश किसी वेस्टर्न जो भाग के गांव की तरह जैसा लगता है. कि जैसे मान लीजिए यूपी के अंदर कोई वेस्टर्न यूपी के अंदर कोई गांव हो उसकी तरह जैसा हमें रिजेंबल होता है. आगे बात करता है कि पालमपुर में समस्त जो लैंड है उस पर क्या की जा रही है, खेती की जाती है. उसके ऊपर क्या की जाती है, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड लेफ्ट आइडल. देखो आगे कहता है कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है. आगे बात करता है कि बरसात के जो मौसम में हम खरीफ की बात करें, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ के अंदर जो फार्मर्स को ज्वार एंड बाजरा, फार्मर्स क्या करते हैं, क्या उगाते हैं यहाँ पर, ज्वार एंड बाजरा. बरसात के जो मौसम है मतलब मीन्स खरीफ का जो सीजन उसमें किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं. और इन्हीं पौधों के द्वारा पशुओं के जो चारे के प्रयोग में लाया जाता है इनके लिए, जैसे ज्वार है, बाजरा, इनसे क्या किया जाता है, ये यूज किए जाते हैं कैटल फीड के लिए, पशुओं की चारे के लिए. इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. और कहता है इन्हीं पौधों को जब पशु के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है उसके बाद में कहता है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में यहाँ पर आलू की जो कल्टीवेशन है, जो खेती वो की जाती है. हम बात करते हैं अगर किसकी, अब बात करते हैं दिसंबर के बाद में, तो विंटर सीजन पे आते हैं. तो विंटर सीजन को हम रबी की जो फसल है उसमें हम बात करें. फील्ड्स आर शोन विद वीट. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स की इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरपल्स वेट एट द मार्केट एट रायगंज. देखो क्या होता है सरपल्स, मतलब जो हम अपने लिए जो उत्पादन कर रहे हैं फसल को, उसके अलावा जो बच जाता है, मतलब अतिरिक्त जो होता है उसको बोला जाता है. तो देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो उत्पादित जो भी गेहूँ होगा, जो वीट होगा, प्रोड्यूस जो भी होगा, उससे परिवार क्या करता है, खाने के लिए रख करके जो शेष जो है सरपल्स जो गेहूँ है उसको रायगंज की जो मंडी उसमें बेच देते हैं. और लैंड का जो एक पार्ट है उसमें जो शुगर केन की जो एग्रीकल्चर वो भी की जाती है. और जिसकी साल के अंदर एक बार क्या की जाती है, उसकी हार्वेस्ट की जाती है. जो शुगर केन है उसको इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर, तो साल में एक बार काटा जाता है. ये बात अपने कल भी कर ली थी थोड़ा बहुत इसके बारे में. और आगे बात करता है, क्या कहता है, इसके अलावा कहते हैं जब शुगर केन की एक बार जब कटाई होगी तो शुगर केन से क्या होगा, शुगर केन जो है, शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, कैसा है, रॉ फॉर्म में है. और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. देखो आगे क्या कहते हैं, रॉ फॉर्म में कच्चा माल जो होता है उस तरीके से. तो गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में, जैगरी मीन्स क्या होता है, जैगरी मीन्स होता है गुड़, जो आप अगर गुड़ के रूप में शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी, उनको बेचे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम फिर कैसे राइप में कन्वर्ट करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर ले जा करके, तो उस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं उनको बेच दिया जाता है. और आगे देखो इसमें समझाने की कोशिश करता है, द मेन रीजन why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur due to the well developed system of irrigation. irrigation means क्या होता है, देखो सिंचाई होता है. तो पालमपुर के जो किसान वो एक वर्ष में जो किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ की जो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वेल मैनेज्ड है, बहुत सुविकसित हैं, व्यवस्थित हैं, इस तरह हम बोल सकते हैं. तो एक साल में कितनी खेती, कहीं पर आप देख रहे हैं एक साल में 2 खेती रबी और खरीफ के थ्रू ली जाती हैं, और यहाँ पर पालमपुर 3 जो फसलें वो ली जा रही साल भर के अंदर अंदर.
पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी और उसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ा कि सिंचाई की पद्धति में जो है वो बदल गई। जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो अर्लियर आने से क्या हुआ, जो मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ, वहाँ की जो ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन क्या हुआ मेनली कि वहाँ सिंचाई का जो पद्धति थी वो चेंज आ गई, क्योंकि बिजली आ गई। अब वो ट्यूबवेल के थ्रू या पंप सेट के थ्रू वहाँ पर इरीगेट करने लगे अपने फार्म्स को। अब क्या हुआ, तब तक किसानों ने क्या किया था, किसान कुओं से या रहट से पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। जो आपने तो खैर नहीं देखा होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें, जो रहट कुएं तो खैर आपने देखे होंगे, वेल्स तो आपने देखे होंगे, तो उनके थ्रू क्या किया जाता था, वेल्स के थ्रू इरीगेट किया जाता था, जो स्मॉल फील्ड्स होते थे उनको। पीपल शाह द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच। देखो आगे क्या कहता है कि फिर लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स है, जो नलकूप हैं, नलकूप से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से क्या किया जा सकता है, अधिक क्षेत्र में क्या की जा सकती है, कम समय में सिंचाई की जा सकती है। तो देखो आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे बात करें, लार्जर जो एरिया है उसको लैंड का, उसमें क्या किया जा सकता है, आसानी से उसको मोर इफेक्टिवली आसानी से उस पर सिंचाई की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करें तो आगे कहता है द फर्स्ट ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। और सबसे पहले तो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर क्या किया गया, प्रारंभ में तो सबसे पहले जो ट्यूबवेल था वो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पर लगाए गए थे, और जल्दी किसानों ने अपने जो प्राइवेट या निजी जलकूप हम बोले, जिनको नलकूप बोले, उनके किसानों ने, अपने फार्मर्स ने क्या किया, अपने स्टार्ट कर दिया सेटिंग अब प्राइवेट ट्यूबवेल्स, अपने खुद की जो ट्यूबवेल्स वो लगाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहे वो लोग। एज ए रिजल्ट बाय माई 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। और इससे क्या हुआ कि जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1970 के दशक जो आया, 1970s का जो डिकेड है, उसके मध्य में क्या हुआ, जो 200 हेक्टेयर के पूरे खेत थे उनकी जो क्षेत्र की सिंचाई होने लगी एक तरह से। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपने खुद के जो ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल कर लिए थे। बॉक्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो सभी गाँव में ऐसी जो हाई लेवल की हम बात करें, हाई लेवल्स की जो इरीगेशन है, सिंचाई जो है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि भारत में सभी गांवों में हम हाई लेवल की सिंचाई की व्यवस्था तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी हम देखें नदी मैदानों के अलावा हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम द रवाइन प्लान्स, इनके अलावा बात करें कोस्टल रीजन्स हुए हमारी कंट्री के अंदर, जो तटीय मैदान हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनमें सिंचाई अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो वाटर है ईजिली अवेलेबल हो जाता है इस तरीके से। और इसके कंट्री हम बात करें जो प्लेटू रीजन्स हैं या जो सदर्न जो प्लेटू है, उनमें जो इरीगेशन है वो कहीं ना कहीं लेस होती है, कम होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ना के बराबर होती है। और हम बात करें कंट्री के अंदर, आज भी हम बात करें जो टोटल जो एग्रीकल्चर जो एरियाज़ में 40% से भी कम जो एरियाज़ में सिंचाई होती है। ओके सर, और बाकी जो क्षेत्र होते हैं उनमें मुख्यतः क्या होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, वर्षा पर डिपेंड करते हैं। इसमें से आगे मूव करते हैं तो देखें आगे कहता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और आगे क्या कहता है कि भाई ये मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इसको लास्ट में बता दिया चलते समय कि जो साल के अंदर हम बात कर रहे थे जो फसलें हैं, एक वर्ष में जो लैंड है उसके ऊपर एक से ज़्यादा जो फसलें पैदा की जाती है उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोल रहे थे, बहुविध फसल प्रणाली जिसको हम बोल सकते हैं। एक साल में बहुविध फसल प्रणाली में भूमि के किसी टुकड़े पर उपज बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, एक साल के अंदर उसमें उपज जो खरपतवार वाली जो चीज़ें हैं उनको निकाल करके और जो भूमि को फर्टाइल बना करके उसमें हम एक साल में 2-3 फसलें लेने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः क्या होता है, 2 ही फसलें उगाई जाती है। आप देखते होंगे आपके सराउंडिंग्स के अंदर, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, 2 फसलें ली जाती है साल के अंदर, रबी और खरीफ की। लेकिन जो जायद की जो सीज़न आता है अप्रैल टू मई जून, उसमें भी कुछ जो वेजिटेबल्स हैं या कुछ हैं ये तैयार की जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। देखें ये इस तरह से आपको डिफरेंट क्रॉप्स दिखाई गए फिग के थ्रू, चित्र में आपको दिखाया गया, जैसे गेहूँ है, वीट है, इसके अलावा बाजरा है, शुगर केन है, गन्ना है और पोटैटो है, आलू है। इस तरह से आप इनको देख पा रहे हैं अलग अलग। तो आगे बढ़ती है पालमपुर गांव के थ्रू आपको बस इसमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से आप वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसे वो लोग अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे बात करता है यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आगे कहता है आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से, एक ही जो लैंड का जो पार्ट है उससे हम उत्पादन बढ़ाने की तरीका जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविध फसल प्रणाली। ओके, और हम दूसरे इसकी बात करें, द अदर वे इज़ यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो कहता है दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में क्या किया जाता है, कृषि जो होती है एग्रीकल्चर, उसकी जो मेथड्स का उपयोग करना होता है अलग अलग तरीके से। हम बात करें देखें तो उसमें क्या आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, हायर यील्ड्स के लिए, अधिक उपजाऊपन के लिए क्या करते हैं, यील्ड इज मेजर्ड एज ए क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। देखो यहाँ पर क्या कि उपज को हम एक तरह से उपज को जो है भूमि के किसी टुकड़े में एक ही अगर बात करें मौसम में पैदा की फसल के रूप में मापा जा सकता है अगर हम बात करें तो देखो आगे आप लोगों को अब नीचे हम समझने की कोशिश करते हैं। 1960s के अंदर हम देखें, जैसे मान लीजिए
Yield is measured as crop produced on given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. देखिए यहाँ पर बात करता है कि 1960 का दशक था, 1960 के समय के आसपास कि मध्य तक अगर दशक की बात करें तो 1960 के जो मिडिल डिकेड में क्या था, जो एग्रीकल्चर में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक बीज जो चले आ रहे, जब फसल पैदा होती उसी में अपने बीज उठाकर के खेतों में बो दिए जाते थे। तो उससे क्या होता है, जिनसे उपज क्या होगी, अपेक्षाकृत कम ही होगी, क्योंकि आप मान लीजिए आप गेहूँ बो रहे हैं और आप जो अच्छी किस्म का गेहूँ अगले साल ना बोए, उसी में से आप पैदा उसी में बो दें, तो उसमें आपकी पैदावार कहीं ना कहीं क्या होगी, कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत कम ही होगी। जो ट्रेडिशनल बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, क्यों? क्योंकि उनको पानी कम चाहिए। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं नीडेड लेस इरीगेशन, उनको पानी की सिंचाई। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो फार्मर्स क्या करते हैं, जो काउ डंग है, आप समझ पा रहे हैं, आज आप भी रूरल एरियाज बिलोंग करते हैं, आपके जो पेरेंट्स वो भी डालते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गाय का गोबर है, जो काउ डंग है, किसान क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में, उर्वरक के रूप में गाय के गोबर को या दूसरी जो भी नेचुरल मैन्योर है, प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ, यह सब किसानों के पास तत्काल उपलब्ध थे, क्यों? उस समय में ये सब इजीली अवेलेबल हो जाते थे सबके पास। फार्मर्स डिडंट हैव टू बाय देम, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको खरीदना नहीं पड़ता था इसके लिए कुछ भी। अपने जो खेत हैं या जो अपने पशु हैं उनसे तैयार जो मैन्योर है वही वो डाला करते थे। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो उत्पादन है अनाज का वो कम होने लग गया। तो इसमें क्या होगा, आगे एक चेंजमेंट आएगा, एक परिवर्तन आएगा, और एक आई ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 1960s का जो डिकेड था उसके एंड तक जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन क्रांति आई, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज। HYV मीन्स क्या यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है हाई यील्डिंग वैरायटीज। देखो 1960 के दशक के अंत में क्या हुआ, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले जो बीज थे, जैसे हम HYV बोल सकते हैं, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ हैं वो बोल सकते हैं, इनके द्वारा गेहूं और जो राइस था उसकी जो एग्रीकल्चर थी उसके तरीके करने सिखा दिए। अब क्या हुआ, जो परंपरागत जो पहले ट्रेडिशनल जो सीड्स हुआ करते थे उनके कंपेयर में क्या करने लगे, अब ये जो हाई HY जो सीड थे वो डालने शुरू कर दिए। हाई यील्डिंग जो सीड थे, उच्च जो गुणवत्ता वाले जो बीज थे, उनकी जो फसलों इनको बोया जाने लगे। इससे क्या होता था कि भाई जो पैदावार अधिक बढ़ गई, जो फसल थी उसकी पैदावार बढ़ गई। देखो नीचे डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में देखो HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर एसेक्टर ये आपको दिखाई गई है। HYV सीड्स के अंदर देखो अधिक उपज वाले जो बीज इनको बोला, हाई यील्डिंग जो सीड्स इनको बोल सकते हैं, अधिक उपज वाले बीज। इसमें आपको इस थ्रू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दिखाए गए, किस तरीके से आधुनिक कृषि की विधियाँ हैं, ट्रैक्टर के थ्रू फर्टिलाइजर्स यहाँ पर आप शो कर रहे हैं, या पेस्टिसाइड्स जो हैं, कीटनाशक जो हैं वो आपको दिखाए गए। इरिगेशन के आपको अलग अलग वे दिखाए गए, कैनल्स से, पंप सेट से, या डैम से, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इस तरीके से। और स्पेशली HYV जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ की जो बीज हैं, अधिक उपज वाले जो बीज हैं, उनके थ्रू अधिक कृषि करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते देखें, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर क्या देखते हैं वहाँ देखें जरा। आगे बात करते हैं, आगे कहता है कि अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल जो सीड्स डाले जा रहे थे उनके कंपेयर में जब ये HYV सीड्स जब डाले गए तो इनसे क्या हुआ, हाई यील्डिंग सीड्स के थ्रू क्या हुआ, जो पैदावार थी और इनकी तुलना में बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा क्या होने लगा, ज़्यादा एक तरह से मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। और इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में जो पहले जो लैंड का जो पार्ट था उसी में क्या हुआ, पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। आगे से हम बात करते हैं, देखिए क्या कहता है, जो पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। और इसके अलावा बात करता है कि अधिक उपज केवल अगर बात करें अति उपज प्रजाति वाले जो बीज थे, या सिंचाई जो इरीगेशन थी, या जो केमिकल उर्वरक थे, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे, जो पेस्टिसाइड थे, इनके संयोजन से ही संभव थे। इन सब के डालने के बाद में जो ये सब ऐसा हुआ। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम देखते क्या कहता है, तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें कहता है कहाँ के किसानों की बात करता है, किसान आपको बताया गया यहाँ पर फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई टू ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन द इंडिया। देखो क्या कहता है, भारत में पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ, किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल्स थे, या HYV जो सीड्स थे, या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, या जो कीटनाशक थे, पेस्टिसाइड थे, इनका प्रयोग भी सबसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इधर के एरियाज़ में ज़्यादा हुआ, या यूपी के एरियाज़ में ज़्यादा हुआ। उनमें से कुछ ने क्या किया, इनमें से क्या, सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग
फास्टर्स। अब क्या होने लगा कि किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, किसानों ने ट्रैक्टर और फसल को जो निकालने के लिए, अलग करने के लिए जो मशीनें होती है वो खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें जुताई है या कटाई, जो थ्रेसिंग का काम है, कटाई का जो काम है, तेज़ी से कर दिया। और उन्हें इससे क्या हुआ, गेहूँ की जो ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। और पालमपुर में हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल जो सीड्स थे, उनकी जो गेहूँ की जो उपज थी वो 1300 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर थी। और परंपरा जो ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें उनकी, तो और आगे बात करता है, ये तो ट्रेडिशनल्स की बात करता है 1300 जो केजी की है पर हेक्टेयर। लेकिन जैसे HYV सीड्स उन्होंने डाले तो वहाँ पर 1300 से केजी से कितने वहाँ पर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुए, वहाँ पर 3200 केजी पर हेक्टेयर वहाँ पर फसल पैदा होने लगी। तो इससे क्या हुआ, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और एक तरीके से हरित क्रांति किसके लिए लेकर के, हरित क्रांति किस में काम आई, हरित क्रांति गेहूं की पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आई, जो 1960s के दरमियान जो चली थी। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको खुद कवर करने हैं, जो पॉइंट दिए गए। और जो थर्ड पॉइंट है, क्या आगे दिखाया गया, विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, क्या धारण कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, इसकी बात करेंगे हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टॉपिक में, इसी के साथ में। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।